हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं कॉमिक्स संहार नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव का 2-in-1 कॉमिक विशेषांक। तो आप अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव का 2-in-1 कॉमिक विशेषांक संहार। ये देख सकते हैं कवर पृष्ठ। नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव। एक प्रचलित थ्योरी के अनुसार जब जब प्रकृति में असंतुलन पैदा होने लगता है तब तब प्रकृति स्वयं ही अपना भयावह रूप दिखाकर कर देती है असंतुलन पैदा करने वाले के कारण का संहार। ये आम बादल नहीं है नागराज, इनमें से तो लोहे की बूंदें बरस रही हैं और ये गोलियों की तरह शहर पर बरस रही हैं। ये तो मैं भी जान गया हूँ ध्रुव। तुम ये बताओ कि इसको रोका कैसे जाए। भारतीय कम्युनिकेशन के सौजन्य से आज हम आपको एक ऐसा अनोखा शो दिखाने जा रहे हैं जो टेलीविज़न इतिहास में पहली बार दिखाया जा रहा है। इसकी लोकप्रियता का अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि इस शो का सारी दुनिया के अलग अलग टेलीविज़न चैनलों पर सजीव प्रसारण किया जा रहा है। जिन देशों में रात है वहाँ की सड़कें तो सुनसान हैं ही, लेकिन ऐसा नज़ारा उन देशों की सड़कों का भी है जहाँ पर इस वक्त सूरज चमक रहा है। कारण सिंपल सा है, हर शख्स आज अपने टीवी सेट पर सामने बैठा रहना चाहता है। हम एक बात और साफ कर दें, वह यह है कि एक चैरिटी शो है। इस शो से होने वाली सारी कमाई दुनिया भर के उन बच्चों का भविष्य संवारने में लगाई जाएगी जिनका दुनिया में कोई नहीं है, हमारे और आपके अलावा। तो दोस्तों, बहुत सस्पेंस हो गया, बहुत बातें हो गई, अब वक्त को शो को शुरू करने का है। और यह नायाब शो दो ऑल टाइम ग्रेट सुपर हीरोज़ के बीच रेसिंग इवेंट का है। नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव के बीच रेसिंग मुकाबले का। और इस जोड़ी की तरह यह रेस भी अपने आप में अनोखी है। आइए हम आपको इस रेस के नियमों से परिचित करा दें। तुम दोनों इस रेस के नियम पहले से ही जानते हो, लेकिन फिर भी मैं एक बार नियमों को दोहरा देता हूँ। तुम्हारे सामने 2 किलोमीटर गहरी एक घाटी है और घाटी के दूसरी तरफ वह चोटी नजर आ रही है जिसका नाम K99 है। इस रेस का अंत वही चोटी है। तुम दोनों को दाहिनी तरफ से होते हुए उस चोटी तक पहुंचना है। नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव बाई तरफ से K99 की ओर बढ़ेगा। तुम दोनों को अपनी उन शक्ति साधनों का प्रयोग कर सकते हो जिसका प्रयोग तुम अपराधियों को पकड़ने के लिए करते आए हो। हाँ, सिवाय स्टार हेलीकॉप्टर के। ऐसे जो उस चोटी तक पहले पहुंचेगा वही जीतेगा। रेस ठीक 1 मिनट बाद शुरू होगी, गन की आवाज़ के साथ। बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू। कितना खूबसूरत दृश्य है नागराज। दृश्य तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये ठंड अच्छी नहीं लग रही। ठंड तो हमारे रेस शुरू होते ही दूर हो जाएगी। फिलहाल तो सामने का दृश्य, खूबसूरत नज़ारा देखो। प्रकृति ने पृथ्वी की कितनी अलग अलग तरीके की से सजाया है। जंगल, पहाड़, नदियाँ, बादल और सागर। कैसे सोचा होगा प्रकृति ने ये सब। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे प्रकृति कोई जीती जागती चीज़ हो। वैसे एक बात तो बताओ, प्रकृति को हमेशा स्त्री को समझा जाता है। मदर नेचर या प्रकृति माँ ही क्यों कहा जाता है? वह शायद इसलिए क्योंकि प्रकृति एक माँ की तरह हमारा पालन पोषण करती है। हमको अपने खजाने दे देकर हमको प्रकृति का रास्ता दिखाती है और हम उन खजानों का दुरुपयोग कर करके प्रकृति की रगों में प्रदूषण का जहर घोलते जा रहे हैं। रेडी, गेट सेट एंड गो। ओ, रेस शुरू हो गई है। इस बारे में बाद में बहस करेंगे, तो फिर बहस से पहले रेस जीत कर दिखाओ। और रेस शुरू हो गई। और पूरी दुनिया में उत्तेजना की लहर दौड़ गई। बैकअप नागराज, शटअप को कर, बैकअप कर शटअप, ये रेस तू जीतेगा। अरे जा, नागराज की शक्तियाँ का ध्रुव भला क्या खाकर मुकाबला करेगा। दिमाग से बड़ी ताकत कोई नहीं होती और यह ताकत ध्रुव के पास है। ये अद्भुत रेस शुरू हो चुकी थी और नागराज ध्रुव दोनों ही अपनी ढलान पर फिसल रहे थे। इस स्लाइड पर वैसे तो स्कीइंग करने वाले की काफ़ी गति तेज फिसलते हैं, लेकिन इन दोनों के पास स्की ना होने के कारण इनकी गति काफ़ी कम है। अभी ये कहना मुश्किल है कि रेस में किसका पलड़ा भारी है। यह रेस के कमेंटेटर का ख्याल था। नागराज का ख्याल इससे ज़रा अलग था। सर्कस में पला बड़ा होने के कारण ध्रुव कलाबाजी में मुझसे ज़्यादा माहिर है, इसलिए वह अपने शरीर को मोड़कर अपनी गति को बढ़ा ले रहा है और मुझसे आगे निकलता जा रहा है। मुझे भी नया पैतरा चलना होगा। शीतनाग कुमार, आदेश करो नागराज। मैं फ़िलहाल इस रेस में पिछड़ रहा हूँ। शीतनाग कुमार, तुम अपनी शीश शक्तियों का प्रयोग करके मेरे लिए बर्फ़ की बनी एक स्की बनाओ। ये नियम के विरुद्ध तो नहीं होगा ना नागराज? नहीं शीतनाग, तुम मेरी शक्तियों में से एक हो और मैं रेस के दौरान अपनी किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता हूँ। तब तो ठीक है नागराज, ये लो बर्फ़ की बनी स्की।
नागराज के प्रशंसकों में खुशी की लहर दौड़ गई। ये नागराज इज़ द बेस्ट। अब तो नागराज के पास की है। ध्रुव अब इसकी स्पीड का मुकाबला नहीं कर पाएगा। करेगा करेगा। ध्रुव कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ निकालेगा। ध्रुव कभी हार नहीं मान सकता। ध्रुव वाकई हार मानने वाले से नहीं था। ओह, नागराज ने शीतनाग कुमार की मदद से स्की का इंतजाम कर लिया है। अब मुझसे आगे निकलता आ रहा है। मुझे भी अपनी स्पीड बढ़ाने का इंतजाम करना होगा। तेजी से नीचे गिरते ध्रुव के पैर में कुछ उभरी चट्टानों से टकराए और वह चट्टानें ढलान से तेजी से नीचे लुढ़कने लगीं और उन पर बर्फ़ की परत चढ़ चढ़कर उनका आकार बनाने लगी। यस, बन गया काम। बस अब मुझको इन चट्टानों पर चढ़कर अपना संतुलन बनाए रहना है और ऊपर वाली चट्टान से नीचे वाली चट्टानों पर कूदते जाना है। ही हा, क्या कलाबाजियाँ हैं। कमान ध्रुव, कमान। और तेज फिसलो नागराज, और तेज, प्लीज़ हारना मत। ध्रुव और नागराज को लगभग एक साथ ही ढलान में नीचे उतरे थे। दोनों के प्रशंसकों के अपने अपने हीरो को जिताने की उम्मीदें अभी बरकरार हैं, लेकिन अब मुकाबला ज़रा मुश्किल होता नजर आ रहा है क्योंकि रेस के इस समतल हिस्से के ऊपर बिछी बर्फ़ में क्या क्या खतरे छिपे हुए हैं यह किसी को पता नहीं है। ओहो, अब इसकी किसी काम में नहीं आएगी। अब इस समतल सतह को सिर्फ दौड़कर पार किया जा सकता है। इस हिस्से को पार करने का एकमात्र तरीका दौड़कर पार करना है, लेकिन इस ठंड से ठंडी बर्फ़ में तो पैर सुन्न हुए जा रहे हैं। सुन्न हो रहे पैरों का कारण ध्रुव को तो पता नहीं चला, लेकिन कब उसके पैरों के नीचे की सतह जवाब दे गई। कड़ाक। ओ, और ध्रुव का शरीर पतली बर्फ को तोड़ता हुआ उस गहरे दर्रे के नीचे गिरने लगा। उफ, कहीं स्टार लाइन अटकाने तक की जगह नहीं मिल रही है। सभी दर्शकों में सनसनी की लहर दौड़ गई। ओ माय गॉड, ध्रुव खाई में गिर गया है। घबराओ मत, ध्रुव ऐसे खतरों से कई बार निपट चुका है, वह भी बाहर आ जाएगा। लेकिन फिर रेस का क्या हुआ? इतनी देर में तो नागराज बहुत आगे निकल जाएगा। नागराज भी चकित था। ध्रुव कहीं नज़र नहीं आ रहा। क्या वो बहुत आगे निकल गया है? नहीं नागराज, मैं बर्फीली सतह के ऊपर किसी भी जीवित वस्तु को महसूस कर सकता हूँ। मुझे ध्रुव का कोई आभास नहीं हो रहा। यानी ध्रुव सतह के नीचे है। इसका मतलब है ज़रूर किसी खाई में गिर गया है। हमें उसको बचाने के लिए जाना होगा। यह आश्चर्य की बात है कि रेस शुरू होने से पहले इस पूरे रेस कोर्स को अच्छी तरह से चेक कर लिया था। पूरे रेस कोर्स पर बर्फ़ की 10 फुट मोटी परत थी जिसके टूटने का सवाल ही नहीं था। लेकिन फिर भी हमारी रेस्क्यू टीमें पूरी तरह से तैयार हैं। हमको पूरी उम्मीद है कि जल्दी हम ध्रुव को सुरक्षित बाहर निकाल लेंगे, अगर वह अब तक जिंदा बचा होगा तो। जल्दी करो, अगर ध्रुव किसी चट्टान के सहारे लटका होगा तो बहुत ज़्यादा देर तक लटका ही रहेगा। तुम रस्सी के सहारे नीचे उतरो, मैं ऊपर से तुमको कवर करता हूँ। कवर बाद में करना, फिलहाल तो यहाँ अपनी कवर बनने वाली है। भागो यहाँ से। पर क्यों? क्योंकि ऊपर बर्फ़ से पहाड़ हम पर गिर रहा है। एवलॉन्च आ रहा है। एवलॉन्च, और यहाँ पर? यह तो असंभव है। यहाँ पर एवलॉन्च कभी नहीं आता। बर्फ़ का पहाड़ दोनों को अपने अंदर दबाता चला गया। उफ, अब हम किसको बचाएं नागराज, ध्रुव को या इन दोनों को? ध्रुव को ढूंढने में समय लगेगा। पहले इन दोनों को बर्फ़ से बाहर निकालते हैं। ध्रुव अभी तक जीवित था। आह, किस्मत मेरे साथ है। मैं इस तरह और ज़्यादा देर तक लटका नहीं रह सकता था, लेकिन एवलॉन्च ने मेरी मुश्किल को आसान कर दिया है। बर्फ़ के इस पहाड़ से गिरकर इस ढलान ने बना दिया और इस पर चढ़कर आसानी से बाहर निकला जा सकता है। ध्रुव, तुम सही सलामत गड्ढे से बाहर निकला है, शुक्र है भगवान का। लेकिन तुम्हें बचाने के लिए नीचे उतरे 2 बचाव कर्मी बर्फ़ के इस पहाड़ में दब गए हैं और हमको पता नहीं चल रहा है वे किस स्थान में दबे हुए हैं। मेरी शक्तियाँ बर्फ़ के अंदर वस्तुओं पर काम नहीं करती, इसलिए मैं भी उनको ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। और अगर इनको जल्दी ना ढूंढा गया तो हवा की कमी और बर्फ़ की ठंड इनको मार डालेगी। तो मैं अभी स्टार ट्रांसमीटर पर रेस्क्यू हेलीकॉप्टर से संपर्क करता हूँ। शायद इसके पास ऐसे हीट सेंसिटिव यंत्र हों जो बर्फ़ के अंदर दबे सुरक्षा कर्मियों को ढूंढ सकें। हेलो ध्रुवियर, आप हीट सेंसिटिव यंत्र की मदद से हमको बचाव कर्मियों की स्थिति बताएं। हीट सेंसिटिव यंत्र फिलहाल बेकार हैं ध्रुव, क्योंकि बर्फ़ में दबे होने के कारण बचाव कर्मियों के शरीर गर्म से ठंडे हो चुके होंगे। ओह, तब तो एक ही तरीका है, हमको मेटल डिटेक्टर यानी धातु खोजक यंत्र की मदद से उनको ढूंढना होगा। एक ऐसा मिनी यंत्र मेरे पास है। धातु खोजक यंत्र से हाड़ मास के इंसान को भला कैसे मिलेंगे ध्रुव? ध्रुव की सोच सही है शीतनाग कुमार। बचाव कर्मियों के पास कई धातु के यंत्र होते हैं। मेटल डिटेक्टर यंत्रों को ढूंढेगा और जहाँ भी वे धातुई यंत्र होंगे वहीं पर बचाव कर्मी होंगे। 2 जगहों से संकेत मिल रहे हैं नागराज, वहाँ से और यहाँ से। इन जगहों पर खोदते हैं जल्दी ही। ओह थैंक्स नागराज। ध्रुव, आज तो उल्टा हो गया। हम बचाने आए थे ध्रुव को, पर ध्रुव को हमें बचाना पड़ा। कभी कभी ऐसा होता है। चलो रेस शुरू करते हैं नागराज। मैं भी अपनी जगह पर वापस पहुंचता हूं, तब तक भागना शुरू मत करना ध्रुव।
हमको तो लग रहा था कि रेस यहीं पर समाप्त करनी पड़ेगी, लेकिन इतने खतरनाक हादसे के बाद भी हमारे सुपर हीरोज़ ने हिम्मत नहीं हारी। रेस फिर से शुरू हो गई है। वाओ! सुपर हीरोज़ हो तो ऐसे। अब हमको संभल कर चलना पड़ेगा शीतनाग, पता नहीं कहाँ पर खतरा छिपा हो। तुम इसकी चिंता मत करो नागराज, मैं तुम्हारे पैरों की नीचे बर्फ़ की सतह को इतना पतला नहीं होने दूंगा वह टूट सके। तुम तो बस भागते रहो, मैं तुम्हारे शरीर को ठंड से ही बचाए रखूँगा। यही तो आश्चर्य की बात है शीतनाग कि अब मुझको उतनी ठंड नहीं लग रही जितना कि रेस शुरू होने से पहले लग रही थी। शायद नहीं एक्सरसाइज करने से मेरे बदन में गर्मी आ गई है। यह तुमको ठंड ना लगने का एकमात्र कारण नहीं है नागराज। मैं कुछ भी गर्मी महसूस कर सकता हूँ और इस समय यहाँ का तापमान जितना होना चाहिए उससे काफ़ी ज़्यादा है, पर कारण समझ में नहीं आ रहा। ध्रुव का दिमाग तेज़ी से चल रहा था। अब दो समस्याएं पैदा हो गई हैं। एक तो मुझको यह नहीं पता कि बर्फ़ की सतह अब कहाँ और कैसे टूट सकती है, और दूसरा मेरे पैर भी ठंड से सुन्न हो रहे हैं। अब रेस जितना दूर रेस पूरी कर पाने मुश्किल लग रहा है। इस समस्या का कोई हल निकालना पड़ेगा। मैं अपने प्रशंसकों को निराश नहीं कर सकता। यस, मैं इन दोनों समस्याओं को एक साथ दूर कर सकता हूँ। ऐसा करने का एक तरीका है मेरे पास। मुझे बस अपनी स्टार लाइन को इस चट्टान और इस चट्टान के बीच में अटकाना है और फिर इस हवा में झूलती रस्सी पर चढ़कर यह रास्ता पार करना है। अब मैं स्टार लाइन को आगे की चट्टानों में अटकाता जाऊंगा और फिर मुझे ना तो पैरों की चिंता करनी पड़ेगी, ना ही बर्फीली सतह टूटने की। देखा शीतनाग कुमार, ध्रुव का दिमाग भी कमाल का है। उसने कितनी आसानी से बर्फीली सतह को टूटने की समस्या को सुलझा लिया और वह हमसे आगे निकला जा रहा है। जल्दी से कुछ सोचो नागराज, वरना वह समतल सतह पार करके हमसे पहले चढ़ाई की शुरुआत तक पहुंच जाएगा। अब मैं क्या करूं? सर्प रस्सी को चटकानों में अटका रख सकता हूं, पर सर्प ठंड सहन नहीं कर पाएंगे और मैं और ज़्यादा लंबे कदम नहीं भर सकता। या रख सकता हूं। ध्रुव स्टार लाइन पर दौड़ लगा रहा था। इस तरीके से मैं नागराज से पहले चढ़ाई की शुरुआत पहुंच जाऊंगा और फिर अरे वाह, नागराज ने तो कमाल का आइडिया सोचा है। अब तो वह मेरे साथ 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 चढ़ाई की शुरुआत तक पहुंच जाएगा। दोनों ही यह तरीका सोचा था नागराज ने। वाह नागराज, अब ध्रुव तुमको पीछे नहीं छोड़ पाएगा। दोनों ही एक साथ चढ़ाई की शुरुआत तक पहुंच चुके थे। उफ, मैं स्टार लाइन के सारे आराम से चढ़ सकता था, लेकिन सारी स्टार लाइनें मैंने यहाँ तक पहुँचने में ख़त्म कर दी। अब तो हाथों के सहारे ही चढ़ना पड़ेगा। ये लंबी सर्प टांगें अब किसी काम नहीं आएंगी। सर्प रस्सी भी ठंड के कारण बेकार है। अब तो चट्टानें पकड़ पकड़ कर ही चढ़ना होगा। दोनों ने रेस का अंतिम चरण शुरू कर दिया था। अब ध्रुव तुमसे जीत नहीं पाएगा नागराज, क्योंकि मैंने इस चढ़ाई पर बर्फ़ की एक सपाट ढलान बना दी है। तुम उस पर चिपक चिपक कर चढ़ते हुए फटाफट ऊपर पहुंच जाओगे। दर्शकों का रोमांच अपनी सीमाएं तोड़ रहा था। नागराज एक नया स्लोप बनाकर उस पर चढ़ रहा है। यह तो चीटिंग है। ये चीटिंग कैसे है? ध्रुव ने भी तो बर्फ़ पर ना चलकर स्टार लाइन पर चला था। वह चीटिंग नहीं थी क्या? झगड़ो मत यारो, दोनों ही सही कर रहे हैं। रूल्स के मुताबिक दोनों अपनी अपनी पावर्स यूज़ कर रहे हैं। दोनों वही कर रहे हैं। इट्स फेयर। रेस लगभग ख़त्म होने वाली थी। आइस स्लोप पर तेज़ी से लहराता हुआ नागराज चोटी तक पहुंच गया था। बस नागराज, अब तुम जीत ही गए। कुछ ही पलों में यह रेस ख़त्म हो जाएगी। लेकिन सामने दिखती मंजिल एकाएक दूर होती चली गई। ये क्या कर रहे हो नागराज? नीचे को फिसल रहे हो? हमको तो और ऊपर जाना है, रेस की फिनिश तक। मैं जानबूझकर नहीं फिसल रहा हूँ शीतनाग, या बर्फीला आइस स्लोप पिघल रहा है। मैं पानी पे अपनी पकड़ नहीं बनाए रख सकता। वातावरण और गर्म हो गया नागराज, न जाने क्यों यहाँ का तापमान बढ़ रहा है। तापमान बढ़ रहा है और हम घट रहे हैं। हम ध्रुव के बराबर आ गए हैं। ध्रुव कलाबाजी खाता हुआ जा रहा है और कलाबाजी में उसका मुकाबला नहीं कर सकता। कोई और तरीका सोचना होगा। पर्वतारोही तो बर्फीली चट्टानों को पकड़ बनाए रखने के लिए कांटेदार जूते यानी स्पाइक और कुदालियों का प्रयोग करते हैं। मुझे भी तेज़ चलने के लिए कांटेदार पकड़ चाहिए, और कांटेदार पकड़ मुझको मिलेगी नागफनी सर्पों के कांटेदार शरीर से। ओह, नागराज स्पाइक सर्पों की मदद से तेज चढ़ रहा है। मुझे भी अपनी गति बढ़ानी होगी। रेस का अंत आने वाला है। नागराज ध्रुव से आगे निकल चुका है और अब ध्रुव के सामने एक लंबी सीधी चढ़ाई है। ध्रुव के लिए उससे जल्दी चढ़ पाना असंभव है। अब यह तय है कि रेस नागराज ही जीतेगा। पर एक मिनट रुकिए, ध्रुव कुछ कर रहा है। ओह, ध्रुव बर्फीली सतह पर अपने स्टार ब्लेड्स छोड़ रहा है। स्टार ब्लेड्स बर्फ में धंस रहे हैं और ध्रुव उन स्टार ब्लेडों को पकड़ता हुआ दूसरे स्टार ब्लेड को धंसाता हुआ सीधी चट्टान पर चढ़ता जा रहा है। अब फिर से ये कहना मुश्किल है कि रेस कौन जीतेगा। ये तो फोटो फिनिश का मामला लगता है। दोनों ही चोटी तक पहुंच चुके हैं
और नागराज ने हाथ पहले आगे बढ़ाया फिनिश पॉइंट तक पर लहराते हुए झंडे को पकड़ने के लिए। और दूसरी तरफ से एक और हाथ ने आकर झंडे को पकड़ लिया। दोनों ने एक साथ झंडे को पकड़ा है, यानी इस रेस में ना कोई जीता है ना कोई हारा है, बल्कि या यूँ कहें कि इस रेस में कोई हारा नहीं बल्कि 2 लोग जीते हैं। वी हैव जॉइंट विनर्स नागराज एंड सुपर कमांडो ध्रुव। जो लोग कहते हैं कि चोटी पर सिर्फ कोई एक ही खड़ा हो सकता है वे गलत कहते हैं। संयोग से रहें तो चोटी पर पूरी दुनिया एक साथ खड़ी हो सकती है। अरे बात तो सही है, पर नीचे चट्टान हिल क्यों रही है? बर्फ़ पिघल रही है ध्रुव, क्योंकि गर्मी एकाएक बढ़ गई है। पर क्यों? ऊपर देखो नागराज, ऊपर एक दूसरा सूर्य चमक रहा है। ये उसी की गर्मी का नतीजा है, समझा? ये कोई उल्का है, और जैसे ये धरती के पास आती जा रही है वैसे वैसे बर्फ़ के पिघलने की गति बढ़ती जा रही है। उल्का के गिरने की दिशा से ऐसा लग रहा है कि ये ठीक यहीं पर गिरने जा रही है, लेकिन अगर ये यहाँ पर गिरी तो महाविनाश हो जाएगा। इसकी टक्कर से चट्टानों में जो कंपन पैदा होगा वह पूरे पहाड़ को तोड़ कर रख देगा। तुम्हारा कहना तो ठीक है ध्रुव, लेकिन इस उल्का को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये घाटी जिसमें हम रेस लगा रहे थे, ये घाटी हमको बचा सकती है नागराज। घाटी हमको कैसे बचाएगी ध्रुव? ये घाटी 2 किलोमीटर से ज़्यादा गहरी है। उल्का की गर्मी से बर्फ़ वैसी पिघल रही है। अगर हम इस घाटी को पानी में से भरकर झील का रूप दे दें तो उल्का पानी में गिरेगी, और इसमें उल्का भी ठंडी हो जाएगी, और पानी इसकी चट्टानों से टकराने की गति को इतना कम कर देगा कि ये उल्का को कुछ ज़्यादा नुकसान ना पहुंचा पाए। ये तो समझे, लेकिन घाटी पानियों से भरेगी कैसे? आसपास की बर्फीली चट्टानों पर उन्हें धसक सर्प छोड़ो नागराज। धसक सर्प के धमाके से बर्फ़ को तोड़ेंगे और कुछ बर्फ़ को पानी में बदल देंगे। बर्फ़ और पानी के मिले जुले मिश्रण से ये घाटी जल्दी पानी में भर जाएगी। सुनने में तो ठीक लगता है ध्रुव, लेकिन पता नहीं मैं ऐसा कर पाऊँगा या नहीं। ना जाने मेरे पास इतने धसक सर्प हैं भी या नहीं जो 2 किलोमीटर गहरी घाटी की बर्फ़ को पिघलाने लायक बर्फ़ पिघला सकें। कोशिश करो नागराज, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। नागराज ने कोशिश तो शुरू कर दी थी, लेकिन वह जानता था कि देव कालजयी के वरदान में मिले विशेष नागफनी सर्प सीमित मात्रा में धसक सर्प पैदा करते हैं। धसक सर्प बर्फीली चट्टानों को तोड़ने और पिघलाने लगे, और उल्का पृथ्वी के और करीब आती जा रही थी। दर्शकों की उत्तेजना अब घबराहट में बदल रही थी। हे भगवान, नागराज ध्रुव हेलीकॉप्टर द्वारा वहाँ से निकल क्यों नहीं जाते? वे अपनी नहीं हमारी जानें बचाने के बारे में पहले सोचते हैं, इसलिए वहाँ पर डटे हुए हैं। इसलिए वे हमारे सुपर हीरोज़ हैं, हमारे रक्षक। नागफनी सर्प, धसक सर्प पैदा करने के लिए नागराज के शरीर की ऊर्जा का ही प्रयोग कर रहे थे, और नागराज को हो रही कमजोरी का एहसास धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। आहा, विशेष नागफनी सर्पों ने एक बार मुझे बताया था कि वे धसक सर्पों का उत्पादन सीमित मात्रा में कर सकते हैं, और उस वक्त मैंने इसका कारण नहीं पूछा था, लेकिन आज मुझे इसका कारण पता चल रहा है। ये धसक सर्प मेरे ही शरीर से धसक सर्प पैदा करते हैं। ऊर्जा से प्रयोग से धसक अब मैं और धसक सर्प पैदा नहीं कर सकता। अब तो मुझ में खड़ा रहने की तो क्या बैठ सकने की भी शक्ति नहीं है। हिम्मत मत हारो नागराज, अब तो उल्का इतनी पास आ चुकी है कि इसकी गर्मी भी बर्फ़ को पिघलाने में तुम्हारी मदद कर रही है। तुम इस वक्त हमारी एकमात्र उम्मीद हो नागराज। मैं कोशिश करता हूँ ध्रुव। घाटी अब तक काफ़ी हद तक पानी से भर चुकी थी, और नागराज का शरीर ऊर्जा से खाली हो चुका था, लेकिन उसके दिल में हिम्मत अभी भी भरी हुई थी। नागराज, तुम जीत गए नागराज। तुमने घाटी को पानी से बर्फ़ से लबालब भर दिया है। अब देखना यह है कि तुम्हारी यह मेहनत कामयाब होती है या नहीं। उल्का के टकराने से धमाके से पूरी पर्वत श्रृंखला थरथरा उठी। थबाक चक, चारों तरफ भाप के बादल छा गए, और फिर पर्वतों में पैदा हुआ कंपन भी धीरे धीरे शांत हो गया। हम कामयाब हो रहे नागराज। पानी ने उल्का की गति को ख़त्म कर दिया है। ध्रुव, वो देखो, भाप के बादलों से एक आकृति किसी बनती जा रही है। कुछ ऐसा लग रहा है, मुझे भी लग रहा है, लेकिन बादल कभी कभी ऐसी शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। लेकिन अगले ही पल ध्रुव को अपनी ख्याल बदलना पड़ा। तुम दोनों ने मुझे रोकने की कोशिश तो अच्छी की, पर मुझे रोक पाना असंभव है। प्रकृति इस ग्रह पर एक नई सृष्टि बसा कर ही रहेगा। ये बादलों की गर्जन है या ये आकृति बोल रही है? पता नहीं ध्रुव, अब तो वे आकृतिनुमा बादल गायब हो गए हैं, और अब कोई और आवाज़ भी नहीं आ रही है। कभी कभी ऊंचाइयों पर ऑक्सीजन की कमी कारण ऐसा भ्रम हो जाता है। नागराज, हमको भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। नागराज और ध्रुव तो चिंतित ज़रूर थे, लेकिन पूरी दुनिया में खुशी की लहर दौड़ गई थी। ना तेरा हीरो ध्रुवारा, ना मेरा हीरो नागराज, दोनों ही हीरो ग्रेट हैं यार। हम तो सिर्फ रेस देखने के लिए बैठे थे, लेकिन नागराज और ध्रुव ने हमको साथ में अपना एक कारनामा भी दिखा दिया। बस मज़ा आ गया। असली मज़ा तब आएगा जब दोनों
हीरो अवार्ड सेरेमनी में एक साथ ट्रॉफी को पकड़े होंगे। दोनों हेलीकॉप्टर में बैठकर समारोह स्थल के लिए जा चुके हैं। अवार्ड सेरेमनी के लिए महानगर को चुना गया था। दोस्तों, मैं संयुक्त राष्ट्र की तरफ से नागराज और ध्रुव का धन्यवाद अदा करता हूँ। इन्होंने हमको एक अनोखी और रोमांचक प्रतियोगिता को देखने का मौका दिया, और साथ ही उन तमाम बेघर बच्चों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ जिनका भविष्य इस प्रतियोगिता की स्पॉन्सरशिप से मिले $20 मिलियन की मदद से संभाला जाएगा। अब दोनों विजेता हमारे विशेष मेहमान संयुक्त राज्य के अध्यक्ष के हाथों ट्रॉफी ग्रहण करेंगे। नागराज ध्रुव के ट्रॉफी ग्रहण करते ही हॉल तालियों से गूंज उठा। तर 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 तर। तालियों से सिर्फ हॉल ही नहीं, पूरी दुनिया गूंज उठी थी, और महानगर का यह हिस्सा भी। मैंने तो यह पूरा प्रोग्राम टेप कर लिया है। अब मैं अपने प्रिंटर पर इस रेस के पोस्टर चिपकाकर पूरे रूम में चिपकाऊंगी। खौं खौं। तुझे खांसी कैसे हो गई? खौं खौं। तुम भी खांस रही हो मम्मी, पर एकाएक दम क्यों घुट रहा है? मम्मी, चक्कर सा क्यों आ रहा है? चक्कर तो मुझे भी आ रहा है, कुछ अजीब सी महक आ रही है। नागराज की हजारों आंखों में से 2 आंखें यह दृश्य देख रही थी। जासूस सर्प ने तेजी से मानसिक संकेत भेजने शुरू कर दिए, और संकेत भेजते भेजते जासूस सर्प का शरीर भी बेहोश होकर जमीन पर आ गिरा। समारोह स्थल पर। क्या बात है नागराज, तुम एकाएक परेशान क्यों हो गए? जासूस सर्प संकेत भेज रहे थे ध्रुव, खतरे के संकेत, और वे संकेत एकाएक आने बंद हो गए। तब तो छानबीन करनी पड़ेगी। चलो नागराज, माफ़ कीजिए, लेकिन यूएनओ के अध्यक्ष में उपस्थिति में आपका जाना असभ्यता होगी। किसी को जान जाते देखते हुए देखना भी और ही बड़ी असभ्यता होगी। हमें खेद है, लेकिन हमको जाना ही होगा। और थोड़ी देर बाद, यही वह जगह है जहाँ से खतरे के संकेत आ रहे थे ध्रुव। जगह तो यही है, क्योंकि तुम्हारा सांप यहीं ज़मीन पर बेहोश पड़ा है। ओह, मुझे एक चक्कर आ रहा है। यहाँ की हवा में कुछ है। नाक में फ़िल्टर लगा लो ध्रुव, यहाँ की हवा में कुछ अजीब सी महक है। उधर देखो ध्रुव, पेड़ों के बीच में एक मकान है, शायद उसमें कोई मुसीबत में फंसा हो। ठीक है नागराज, तुम यहाँ छानबीन करो, मैं मकान का चक्कर लगा कर आता हूँ। नाक में फ़िल्टर लगा चुके ध्रुव ने जल्दी ही बेहोश माँ बेटी को ढूंढ निकाला। आप ठीक तो हैं ना? नहीं, अभी भी चक्कर आ रहे हैं, दम घुट रहा है। पर ये पेड़ कैसे उगाए? हमारे घर के पास तो दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। ये तो बेहोश हो गई, इसको मेडिकल की ज़रूरत है। एम्बुलेंस बुलाने का समय नहीं है नागराज, मैं इन दोनों को अस्पताल पहुंचा कर आता हूँ। तब तक तुम छानबीन करो, यहाँ पर करते रहो, पर जरा संभल कर। चिंता मत करो ध्रुव, यहाँ की वायु चाहे कितनी भी जहरीली हो, पर मेरे शरीर को नुकसान नहीं पहुँचा पाएगी। हाँ, एक बात और याद आई, बेहोश होते थे महिला ने कहा था कि यहाँ पर इतने पेड़ कैसे उगाए? ऐसा कभी हो सकता है क्या? पेड़ अगर इतनी जल्दी उगते तो प्रदूषण फैलता ही क्यों? उस महिला के दिमाग पर यहाँ फैली किसी जहरीली गैस ने बुरा असर डाला है, तभी वह ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही थी। पर यह जहरीली हवा आई कहाँ से? अरे, अभी तो मेरे पीछे कुछ भी नहीं था, फिर यह पेड़ कहाँ से उगाया? वह महिला सही कह रही थी, मैं ही गलत था। इस इलाके में कुछ रहस्यमय घटना घट रही है। कहीं यह पेड़ ही तो जहरीली वायु फैलाने का कारण नहीं है? अगर ऐसा है तो इनको काटने से समस्या का हल हो जाएगा। वैसे अब मैं ध्यान दे रहा हूँ तो समझ में आ रहा है कि इन पेड़ों का रंग कुछ अजीब सा है। इन पर उगी तिकोनी और गोल पत्तियों जैसी पत्तियाँ मैंने पहले कभी नहीं देखी। आहा, मैं सही था, मुझे आभास हो रहा है, वायु फिर से स्वच्छ हो रही है। वह अजीब सी महक धीरे धीरे गायब हो रही है। यानी ये इन पेड़ों का ही काम है, या फिर जैसा ज़रूर मिट्टी में किसी केमिकल के प्रदूषण के कारण हुआ होगा। ये प्रदूषण नहीं है, ये आवाज़ तो जैसे ज़मीन के अंदर से आ रही है। प्रदूषण वह होता है जो तुम मानवों द्वारा अपने आराम के सामानों को बनाने की होड़ में फैलाया जाता है। हम तो इस ग्रह को साफ कर रहे हैं। ज़मीन अपने आप और उठ रही है और एक आकार ग्रहण कर रही है। हम इस ग्रह से प्रदूषण को भी साफ करेंगे, और प्रदूषण फैलाने वाले प्राणियों को भी। हम नई प्रजातियां पैदा करेंगे इस ग्रह पर, जो तुम्हारी तरह उस थाली में छेद ना करें जिस थाली में वे खाएंगी। ये क्या बकवास कर रहे हो? कौन हो तुम? और ये अधिकार तुमको किसने दिया कि तुम पृथ्वी के वातावरण से छेड़छाड़ करो? मुझे पीलिया कहते हैं, और वातावरण से छेड़छाड़ तुम मानव करते हो, इसलिए मानवों को नष्ट होना होगा। पर तू किस किस्म का मानव है? तुझ पर जहरीली वायुओं का असर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैं खुद इतना जहरीला हूँ कि तुमको ही ख़त्म कर दूँ। आहा, तेरे मुंह से निकला रसायन मेरी रासायनिक संरचना के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, इसलिए मुझे तेरे रसायनों के साथ छेड़छाड़ करनी होगी।
तेजी से उगती हुई घास नागराज के शरीर में धंसने लगी और नागराज का शरीर दर्द से तड़पने लगा। आहा, शरीर में तेज जलन हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर के अंदर तेज केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इच्छाधारी शक्ति के लिए मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ। आह, कमजोरी और जलन बढ़ती जा रही है। हाँ, तू अपने आप को जहरीला कहता है ना, पर जहर भी तो एक रसायन होता है। मेरी घास तेरे के रसायन तेरे जहरीले रसायनों को प्रतिक्रिया करके तेरे जहर को निष्क्रिय कर रहे हैं, और एक बार तेरा जहरीलापन खत्म होते ही मेरी जहरीली वायु तुझे खत्म कर देगी। ऐसा नहीं होगा। कट कट कट। घास के पत्ते स्टार बेड से कट रहे हैं, यानी ध्रुव वापस आ गया है। हाँ नागराज, और अस्पताल वहाँ से मैं ये वायु विश्लेषक भी लाया हूँ। और ये यहाँ की हवा की जांच करके बता रहा है कि यहाँ की हवा में सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 फैल रही है। सही समझे तुम? जैसे तुम्हारे पौधे रात को ऑक्सीजन खींचकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वैसे ही मेरे द्वारा उगाए गए पौधे दिन को ऑक्सीजन खींचकर जहरीली SO2 छोड़ते हैं। ये वीरान इलाका मैंने इसलिए चुना ताकि यहाँ पर मेरे पेड़ों का ऐसा जंगल खड़ा हो जाए जो सारे शहर की हवा को दूषित करके मानवों को मार डाले, और फिर ये पेड़ बढ़ते जाएं और सारी पृथ्वी की हवा को ही बदल डालें। सारे मानव मारे जाएं और फिर हम पृथ्वी पर नए जीवों को पैदा कर सकें। लेकिन तुम हमारा विनाश क्यों करना चाहते हो? कारण साधारण है। तुम मानवों को एक साफ सुथरी हवा, पानी और हरियाली से युक्त पृथ्वी सौंपी गई थी, और यही चीज़ें तुम्हारे जीवन का आधार हैं। लेकिन फिर भी तुमने पूरा वातावरण को गंदा कर दिया, विकास के नाम पर प्रदूषण फैलाया। आज पृथ्वी पर फैली हरियाली 100 साल पहले के मुकाबले आधी भी नहीं रह गई है। पृथ्वी की जीवन रक्षक ओजोन परत में प्रदूषण ने एक बहुत बड़ा छेद कर दिया है। धरती के कई हिस्से वातावरण पर धूल के प्रदूषण के कारण कई किलोमीटर मोटी परत जम गई है। सूरज की जीवनदायिनी किरणें पृथ्वी की सतह तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं, और इसमें प्रकृति मर रही है। प्रकृति को मारने वाले हैं मानव। प्रकृति को मार पाने से पहले ही हम तुमको मार देंगे। आहा, इन विस्फोटकों में भी सल्फर गैसें निकल रही हैं। ये सल्फर की ही मदद से अपने सारे काम कर रहा है, और सल्फर हमारे लिए घातक है। बूम बूम। समझदार है तू? पृथ्वी पर वर्तमान जीवन कार्बन तत्व पर आधारित है, और हम सल्फर तत्व पर आधारित नया जीवन पैदा करेंगे, नए जीव पैदा करेंगे। ओहो, अब जीवन से सल्फर युक्त पानी के गर्म फुब्बारे छूट रहे हैं, शायद हमको जिंदा उबालने के लिए। नहीं नागराज, ये जानता है हम फुब्बारों से आराम से बच सकते हैं। ये फुब्बारे सल्फर युक्त होकर हवा के कणों को गर्म कर रहे हैं, और ये बूंदें विस्फोटकों के कारण फैली सल्फर गैसों के साथ मिलकर हवा में मौजूद सूक्ष्म जीवाणुओं पर आश्चर्यजनक असर कर रही हैं। और ये हवा में पहले से मौजूद जीव नहीं है, ये जीव मेरे रसायनों ने अभी अभी पैदा किए हैं। हाँ हाँ, यही वे नए जीव हैं जिनका जीवन सल्फर पर आधारित है। और इनका भोजन जानते हो क्या है? इनका भोजन है कार्बन तत्व पर आधारित जीव, यानी तुम और तुम्हारे जैसे मानव। इन सैकड़ों जीवों को हम मार नहीं सकते नागराज। इनको मारने का सबसे सीधा तरीका है इनको पैदा करने वाले पीलिया को नष्ट करना। इसके मरते ही ये जीवाणु अपने आप नष्ट होने चाहिए। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ध्रुव, लेकिन इसके मिट्टी के दलदली शरीर पर कोई वार काम नहीं कर रहा है। इस पर कुछ भी असर नहीं कर रहा है, और ये जीवाणुओं की तादाद बढ़ाते जा रहे हैं, और थोड़ी देर में ये आबादी की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। तब तो गजब हो जाएगा। ये मुझको काटने के बाद भी कल नहीं रहे। शायद इन पर हमारे हथियार भी असर ना करें। इन जीवाणुओं को नष्ट तो करना ही पड़ेगा नागराज। अगर हम पीलिया को नष्ट नहीं कर पा रहे तो कोई और तरीका सोचना होगा। और कौन सा तरीका है ध्रुव? ये गर्म पानी के फुब्बारे, यही ये वायु में मौजूद गैस से प्रतिक्रिया करके इन जीवाणुओं को पैदा कर रहे हैं। अगर ये फुब्बारे ख़त्म हो जाएं तो जीवाणु भी बनने बंद हो जाएंगे। शीतनाग कुमार की शीत किरणों ने पलक झपकते ही फुब्बारों को जमा दिया। ओह, तुमने जल का रूप बदलकर उसे तरल से ठोस बना दिया। ऐसा होने से प्रतिक्रिया रुक जाएगी, लेकिन जीवाणुओं से कैसे बचोगे जो पहले से ही पैदा हो चुके हैं? सर, हम इनको नष्ट करने का रास्ता भी ढूंढ लेंगे पीलिया। इनको नष्ट करने का रास्ता तो आसान सा है ध्रुव। पीलिया ने खुद ही बताया था इन जीवाणुओं का भोजन हम हैं, और अगर ये हमको खा ना सकें तो भूख से तड़प तड़प कर खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। नए नए पैदा हुए प्राणियों को तो वैसे भी ज़्यादा भूख लगती है, क्योंकि इनको ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है। आइडिया अच्छा है, लेकिन ये आसान सिर्फ तुम्हारे लिए होगा क्योंकि तुम गायब होकर बच सकते हो। मैं क्या करूं ये भी बताओ? कलाबाजी खाते रहो। ध्रुव नागराज ने सल्फर प्राणियों के दांतों को अपनी खाल तक पहुंचने ही नहीं दिया, और सल्फर प्राणियों की भूख खुद ही उनको खाने लगी। उनकी ऊर्जा तेज़ी से ख़त्म होने लगी, और अब उनसे निपटना बच्चों का खेल था। धाड़ धाड़। अब इनके शरीरों में हमारे वारों को सहने की ताकत भी नहीं बची है ध्रुव। धड़ धड़ाक। तुम मानवों ने पीलिया के 2 वारों को विफल कर दिया, यकीन नहीं होता, लेकिन अब मैं तुम दोनों को ऐसा कर पाने का मौका ही नहीं दूंगा।
सल्फर युक्त मिट्टी का खोल दोनों को तेजी से ढकने लगा। आहा, ये मिट्टी का खोल जितनी तेज़ी से हमको ढक रहा है उतनी तेज़ी से कड़ा भी हो रहा है। इसकी मिट्टी काफ़ी तेज़ी से सूख रही है। मेरी सर्प शक्तियाँ इस खोल से बाहर नहीं निकल सकती। इस मिट्टी में मौजूद सल्फर मेरे शरीर की शक्ति को सोख रहा है। यही हाल ध्रुव का भी होगा, लेकिन अब हम कोई योजना बनाने के लिए आपस में बातें नहीं कर सकते। और ये टक टक की आवाज़ कैसी? मैं समझ गया। खोल सूखने के बाद उंगलियां हिला सकने की जगह बची है। ध्रुव उसी जगह का इस्तेमाल करके मोर्स कोड में मुझसे बात कर रहा है। इधर एक योजना बन रही थी, टक 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 टक, और दूसरी तरफ मैंने झरने के पानी को फिर से तरल बना दिया है। कुछ ही देर में यह पानी फिर से प्रतिक्रिया को शुरू कर देगा और सल्फर जीव पैदा होने लगेंगे। लेकिन तुम दोनों ये दृश्य नहीं देख पाओगे क्योंकि तुम दोनों हमें जब तक मर चुके होगे। लगता है कि एक मानव तो गया, गिर रहा है। वह गिरते गिरते दूसरे मानव को भी गिरा दिया। ओह, वह दूसरा मानव झरने में गिर रहा है और झरने के गर्म पानी ने पलक झपकते ही ध्रुव पर चढ़े मिट्टी के खोल को धो डाला। और अगले पल ध्रुव ने नागराज को भी आज़ाद करा दिया। थैंक्स ध्रुव, तुम्हारी भी योजना अच्छी थी, लेकिन तुमको यह नहीं पता कि खोल में बंद होने के कारण भी गिरना कितना मुश्किल होता है। पता है, मैं खुद नहीं गिर पा रहा था, इसलिए तो तुमसे कहा था। यह योजना अच्छी नहीं बल्कि तुम दोनों की सेहत के लिए ख़राब थी। ओह, मिट्टी हमारे पैरों से लिपट कर ऊपर चढ़ रही है। अब तो हम ज़मीन पर खड़े भी नहीं रह सकते। मैं समझ गया नागराज, पीलिया से निपटने का तरीका। इसकी शक्ति सल्फर तत्व है, लेकिन ये सल्फर तत्व बना नहीं सकता। ये सल्फर तत्व धरती से खींच रहा है। इसका संपर्क अगर धरती से काट दिया जाए तो इसकी शक्ति भी खत्म हो जाएगी। पर इसका संपर्क धरती से कैसे काटें? सुनो नागराज। अगले ही पल पीलिया के पैर धरती से उगड़ गए। तेरी ये हिम्मत कि तू मुझ पर हमला करे, शरीर जल जाएगा तेरा। पीलिया गिरा तो ज़रूर, लेकिन ज़मीन पर नहीं। ये ज़मीन एकाएक गुदगुदी कैसे हो गई? घबो, तू ज़मीन पर नहीं मेरे सर्प गद्दे पर बैठा है। ये सर्प गद्दा ज़मीन से तेरा सर्प काट देगा और फिर तू धरती से सल्फर तत्व तो खींच नहीं पाएगा। तेरे सर्प गद्दे को मेरे शरीर में मौजूद सल्फर तत्व थोड़ी देर में जला डालेगा। मेरे पास गद्दे बनाने के लिए ढेर सारे सर्प मौजूद हैं। मैं सर्प गद्दा बनाता जाऊँगा, तू सर्प गद्दे को गलाने के लिए अपने सल्फर तत्व को नष्ट करता जाएगा और इस बीच में ध्रुव तेरी पिटाई करके तेरी ताकत को और कम कर देगा। धाड़ कड़ाक। ये सल्फर तत्व की मदद से ही अपने शरीर मिट्टी के शरीर को जोड़े हुआ था, अब इसका शरीर भी टूटना शुरू हो गया है। यानी हमारी योजना काम कर रही है नागराज। मैं असफल हो गया। मानव सचमुच चतुर प्राणी है, मुझे नष्ट कर दिया इसने। कड़ाक कड़ाक थड़ाक। पीला खत्म हो गया ध्रुव, लेकिन हमको यह नहीं पता चल पाया कि ये ऐसा क्यों कर रहा था। इससे हमको वैसे भी कुछ पता नहीं चलता नागराज। मुझे पूरा यकीन है कि ये किसी के द्वारा भेजा गया प्राणी था। वह किसी के आदेश पर यह काम कर रहा था। ठीक समझा तुमने मानवों, मैंने भेजा था इसे। धूल का गुबार उठ रहा है ध्रुव, और उसका वही चेहरा नज़र आ रहा है जो हमको पहाड़ों पर उठी भाप में नज़र आया था। प्रकट का चेहरा। हाँ, मैं प्रकट हूँ, और आज के बाद तुम दोनों मेरे किसी भी काम में अड़ंगा नहीं डाल पाओगे, क्योंकि तुम दोनों धरती पर रहोगे नहीं। अंतरिक्ष में अनंत काल तक तैरती रहेंगी तुम दोनों की लाशें। पलक झपकते ही वह बवंडर नागराज ध्रुव को वातावरण की सीमा के पार अंतरिक्ष में पहुंचा चुका था। नागराज और ध्रुव को वातावरण की सीमा में छोड़कर बवंडर फिर से नीचे गोता लगा गया और ध्रुव और नागराज का दिमाग अंधेरे में डूबने लगा, मौत के अंधेरे में। और इस बार मौत के अंधेरे को जीवन के उजाले में बदलने के लिए ना तो नागराज कुछ कर सकता था, ना ही ध्रुव। अब तो दोनों की आंखें शायद किसी दूसरी दुनिया में ही खुलनी थी। हम कहाँ हैं? ये कौन सी दुनिया है? और हमको बचाया किसने? आप कौन हैं? घबराओ मत, तुम किसी और दुनिया में नहीं हो, ये पृथ्वी है, और तुम दोनों जिंदा हो और सही सलामत हो। मैं कौन हूँ ये जानना ज़रूरी नहीं, ज़रूरी तुम दोनों को ज़िंदा बचाना था, और यह काम भगवान की कृपा से मैंने कर दिया। आपने हमको बचाया, पर कैसे? हम तो अंतरिक्ष में तैर रहे थे, मौत हमसे एक पल की दूरी पर थी, फिर आप हम तक पहुंची कब और हमको बचाया कैसे?
तुम फिर से बेकार सवाल पूछ रहे हो। सवाल ये होना चाहिए कि मैंने तुम दोनों को क्यों बचाया। बचाना तो मेरा भी फ़र्ज़ था, लेकिन फ़िलहाल मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए प्रकृति के खिलाफ लड़ने के लिए। प्रकृति यानी वही चेहरा जो हमको जगह जगह पर नज़र आता रह रहा है, उसको आप कैसे जानती हैं? और वह चाहता क्या है? मैं प्रकृति को वर्षों से जानती हूँ। वह पृथ्वी की जलवायु को बदलना चाहता है। पृथ्वी पर खनिज तत्वों के नए नए संयोग बनाकर नई प्रकार की प्रजातियाँ पैदा करना चाहता है वह। पर वह ऐसा क्यों करना चाहता है? क्योंकि यही उसका काम है। वह नए नए ग्रहों को ढूंढकर वहाँ मौजूद तत्वों का विश्लेषण करता है, फिर इन तत्वों के मेल से रसायनों को बनाकर इस ग्रह पर ऐसे जीवों की उत्पत्ति करता है जो उन रसायनों पर आधारित हों। जैसे पानी एक रसायन है और पृथ्वी का जीवन पानी पर आधारित है, लेकिन पृथ्वी पर तो पहले से ही जीवन है। फिर प्रकृति यहाँ पर नए प्रकार का जीवन क्यों पैदा करना चाहता है? वह ये समझ रहा है कि पृथ्वी पर मौजूद वर्तमान जीव मानव पृथ्वी के खनिज तत्वों को भी नष्ट कर रहा है और उसकी मदद से प्रकृति को भी ख़त्म कर रहा है। इसलिए वह ऐसे जीव बनाना चाहता है जो प्रकृति के साथ मिलकर चलें, प्रकृति को विकसित करें। उसका सोचना एक हद तक सही है, लेकिन ऐसा होने से अरबों खरबों प्राणी मौत के मुंह में समा जाएंगे और हम ऐसा होने नहीं दे सकते। मेरा भी यही मानना है, इसलिए मैं प्रकृति को रोकना चाहती थी। अभी तुमने जिस प्रकार से पीलिया का सामना करके उसको मात दी है, उससे मैंने यही निष्कर्ष निकाला है कि प्रकृति को रोकने में तुम दोनों मेरी मदद कर सकते हो। हम तैयार हैं। मानवता को बचाने के लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। हमको क्या करना होगा? फिलहाल तो जो कुछ करना है वह मुझे ही करना है। प्रकृति का पता लगाना है। वह अब और इंतजार नहीं करेगा। वह कोई ऐसा वार करेगा जो प्रकृति के चक्कर को ही बदल दे। उफ, मुझे उसका पता लगाने में वक्त लग रहा है। आखिर कहाँ मिलेगा मुझको प्रकृति? 1 मिनट। प्रकृति पहले उन रसायनों को बनाया जिन रसायनों पर जीवन आधारित होता है। पृथ्वी और वह रसायन जल है। प्रकृति हमको मारने के लिए पहले जल का स्वरूप बदलेगा। पृथ्वी पर जल के भंडार हैं समुद्र। प्रकृति हमको ऐसे समुद्र के किसी कोने में मिलेगा। शाबाश, पृथ्वी ने मानवों का विकास करके कोई गलती नहीं की। तुम लोग थोड़े शरारती जरूर हो, पर हो समझदार। मैं प्रकृति को ढूंढती हूँ। प्रकृति ने पहले ही अपना काम शुरू कर दिया था। आज मौसम बहुत बढ़िया है। समुद्र में तैरने के लिए इससे बढ़िया दिन तो हो ही नहीं सकता। सच कहा यार। आहा, मेरा बदन जल रहा है, मेरी चमड़ी उतर रही है। ओ माय गॉड, समुद्र का रंग बदल रहा है। कुछ मिल गया है समुद्र में। भागो, ये पोल्यूशन का नतीजा है। जो बच निकले वे भाग्यवान थे, पर कुछ अभागे भी थे जो बच नहीं सके। प्रकृति ने अपना खतरनाक खेल शुरू कर दिया था। हाँ, मैंने पृथ्वी पर जीवन देने वाले जल को खतरनाक विष में बदलना शुरू कर दिया है। अब यह विष धीरे धीरे पूरी धरती में फैलेगा और कुछ ही समय बाद लोगों को पीने के लिए पानी नहीं विष मिलेगा। जीवनदायी जल के स्थान पर मौत देने वाला विष। जल का स्वरूप तो बदलना शुरू हो गया है, अब वायु का स्वरूप बदलना होगा। जल और वायु बदलते ही पृथ्वी का वर्तमान जीवन भी कुछ ही घंटों में नष्ट हो जाएगा। नहीं, रुक जाओ प्रकृति, तुमको पृथ्वी की जलवायु बदलने का कोई अधिकार नहीं है। ओह, तुम आ गई। मैं भी यही सोच रहा था तुम अभी तक आई क्यों नहीं। लेकिन अधिकार की बात तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। पृथ्वी पर जीवन बसाने की जिम्मेदारी तुमको दी गई थी। प्रकृति पृथ्वी शरीर था और तुम उसकी जान। लेकिन ये कैसा जीवन पैदा किया तुमने? ऐसा जीवन जो तुम्हारी जान का दुश्मन बन गया। तुमने गलती की है प्रकृति, और इस गलती को सुधारने का मुझे पूरा पूरा हक है। प्रकृति यानी आप प्रकृति हैं? हमको जीवन देने वाली प्रकृति, धरती माँ का जीवित रूप। तभी तो मैं कहूँ कि मैं पानी में मछलियों की तरह सांस ले सकने की शक्ति आप मुझे कैसे दे सकती हैं? हमने यानी मानवों ने आपको इतने कष्ट पहुँचाए, लेकिन फिर भी आप हमको नष्ट होने से बचा रही हैं। बच्चे अपनी शरारतों से माँ को चाहे जितना चाहे कष्ट दे लें, लेकिन फिर भी माँ उसके शरीर पर लगी खरोंच को बर्दाश्त नहीं कर सकती। वैसे भी लाखों वर्षों की मेहनत के बाद तुमको बनाया है, इसके लिए मुझे न जाने कितनी मुश्किलों से गुजरना पड़ा। तब कहीं जाकर मानव अपने वर्तमान स्वरूप में आया है। अभी चाहे तुम गलतियां कर रहे हो, लेकिन मुझे यकीन है तुम गलतियों से सीख लोगे और मेरे सारे घाव भर दोगे। यह समय ज़रूर आएगा और मैं प्रकृति को तुम्हें नष्ट नहीं करने दूंगी। अपने कातिलों से गले मिल रही हो और अपने भाई से झगड़ा कर रही हो। तू भी कमाल है बहन, लेकिन अब तू भी कुछ नहीं कर सकती। ये देख, ये है मेरी सृष्टि विषकुंभी। ये जल में नए तत्वों का मिश्रण करके जहरीला रसायन बना रही है और इस तक तेरी सृष्टि का जो भी प्राणी पहुंचने की कोशिश करेगा वह गल जाएगा, क्योंकि विषकुंभी चारों तरफ से अपने ही विष से घिरी हुई है। इनको तू रोक नहीं सकती। वैसे भी मेरे ऐसा करने से तू और कमज़ोर होती जाएगी। जा किसी और ग्रह पर जाकर अपनी सृष्टि फैला प्रकृति, क्योंकि अब मैं हवा को भी बदलने जा रहा हूँ। उसके बाद तो तू वैसे भी अधमरी हो जाएगी। हमारे कारण प्रकृति इतनी कमज़ोर हो गई है कि वह प्रकृति के वारों को सह नहीं पा रही और ना ही रोक पा रही है। प्रकृति द्वारा फैलाए गए रसायन उसको और कमज़ोर बना रहे हैं। हमको अपनी गलती सुधारने का यही मौका मिला है। हमको प्रकृति को बचाना होगा। प्रकृति तो अभी भी कमज़ोर होगी ध्रुव, क्योंकि प्रकृति पानी के बाद अब हवा को भी दूषित करने गया है। प्रकृति
एक ही रास्ता है, तुम प्रकृति के साथ जाकर प्रकृति को वायु दूषित करने से रोको, और मैं यह समुद्र में फैलते विष को रोकने का प्रयत्न करता हूँ। उम्मीद है यह विष मेरे जहरीले शरीर को गला नहीं पाएगा। लेकिन जरा संभल कर नागराज, प्रकृति की सृष्टि को नष्ट करना लगभग असंभव है। वैसे मैंने अब अपने आप को संभाल लिया है, मैं प्रकृति को रोकने का पूरा प्रयत्न करूंगी। आओ ध्रुव। प्रकृति अब अपना काम बहुत तेजी से कर रहा था। वायु का स्वरूप बदलने का प्रयास मैं एक बार कर चुका हूँ और उसमें असफल भी हो चुका हूँ। इस बार मानवों पर ऐसा वार होना चाहिए कि उनको पलट कर वार करने का मौका ही ना मिले। महानगरवासी इस एकाएक आई मुसीबत से चौंक उठे। महानगर की एक फैक्ट्री में अरे बिजलियां कैसे गिर रही हैं? सफ़ेद बादलों से बिजली गिरना ना तो पहले कभी सुना है और ना देखा है। ये मामूली बिजलियां नहीं है, ये मेरी कार पर बिजली गिरते ही पूरी कार हवा में गायब हो गई। सिर्फ कार ही नहीं, ये बिजली तो लोहे की हर चीज़ को गायब कर रही है। प्लांट के कई हिस्से भाप बनकर उड़ रहे हैं। ये कैसी मुसीबत है? पूरे महानगर पर त्राही त्राही मच गई थी। इस मुसीबत में हमको सिर्फ नागराज बचा सकता है, पर वह है कहाँ? हमको बचाने के लिए आता क्यों नहीं? नागराज ज़मीन पर था ही नहीं। यहाँ से जल की सीमा समाप्त होती है और विष की सीमा शुरू होती है। विष को समाप्त करने के लिए जल को विष के में बदलने के लिए विषकुंभी को ख़त्म करना होगा, और इसके लिए मुझे जल की सीमा पार करके विष के सागर में घुसना होगा पड़ेगा। और ये विष न जाने मेरा क्या हाल करेगा। अरे वाह, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। शायद मेरे खुद जहरीला होने के कारण प्रकृति द्वारा बनाया गया विष मुझ पर असर नहीं कर रहा है। सिर्फ मेरा सिर थोड़ा सा चकरा रहा है। जैसे जैसे मैं इस विष का आदी हो जाऊंगा, ये चक्कर भी खत्म हो जाएंगे। पानी बदलने का असर स्वर्ण नगरी तक जा पहुंचा था। एकाएक घुटन सी क्यों हो रही है? क्या समुद्र के पानी को ऑक्सीजन में बदलने वाला हमारा यंत्र खराब हो गया है? संयंत्र एकदम सही ठीक काम कर रहा है। समुद्र में पानी से ही ऑक्सीजन खत्म हो रही है। पानी का स्वरूप बदल गया है। पानी अब हमारे लिए जहर बन गया है। पानी जहर बन गया, हम नहीं बचेंगे। हमको उस चीज़ को ख़त्म करना होगा जो जल को विष में बदल रही है। आखिर ऐसी चीज़ है कौन सी? वो देखो, वह प्राणी जल को विष में बदल रहा है। हमको उस प्राणी को रोकना होगा किसी भी कीमत पर। नागराज अब तक अपनी स्थिति को समझ गया था। ओहो, मेरा शरीर भी जहरीला होने के कारण विष मुझे मान नहीं पाया, तो उसने मेरे शरीर की संरचना को ही बदल दिया, और अब मैं तो जल में सांस के रूप में अंदर ले रहा हूँ। वह प्रकृति का विष बनकर बाहर निकल रहा है, और स्वर्णनगरी वासी मुझे भी विषकुंभी का साथी समझ रहे हैं। लेकिन फिलहाल इनके हथियार मेरे लिए कोई खतरा नहीं खड़ा कर सकते, क्योंकि विशाल सागर में इनकी घातक ऊर्जा तक बेअसर साबित हो रही है। लेकिन मेरे पास विषकुंभी को ख़त्म करने के लिए वक्त बहुत कम है, क्योंकि जल्दी है विशाल सागर स्वर्णनगरी और उसके वासियों को घेर कर गला डालेगा। उसके पास बच निकलने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। विष फैलाने वाला प्राणी एक नहीं दो है धनंजय, और अब वे आपस में लड़ रहे हैं। हम क्या करें? इंतजार करने के अलावा और कोई चारा नहीं है विरल। जिस विष से हमारे हथियार गले जा रहे हैं, इस विष से हम भी गल जाएंगे। हम फोर्स फील्ड के कवच में कहीं भी सुरक्षित रह सकते हैं। हमारे पास ऑक्सीजन भी ज़्यादा नहीं बची है धनंजय। पहले उन दोनों को एक दूसरे को मार दें, फिर हम बचे हुए प्राणी से निपटेंगे। इसी वक्त महानगर में प्रकृति का पता मिल गया। ध्रुव या वायुमंडल में धातु के कण मिलाकर उसे दूषित कर रहा है, लेकिन असली मुसीबत तो उसकी गिरती बिजलियाँ ढा रही हैं। वैसे हम तो गिरती बिजलियों को लोहे की छड़ों के माध्यम से रोकते हैं, लेकिन ये बिजलियाँ तो लोहे को ही भाप बना दे रही हैं। ये मत भूलो ध्रुव कि वे लोहे के त्वरित चालक बिजली को मेरे ही शरीर यानी पृथ्वी के अंदर पहुंचाते हैं। अब मैं इन बिजलियों को सीधे अपने अंदर खींच लूँगी, इधर उधर गिरने ही नहीं दूंगी। महानगर वासियों को इस आश्चर्यजनक नज़ारे ने गिरती बिजलियों से निजात दिला दी। कमाल है, ज़मीन अपने आप ऊपर उठकर गिरती बिजलियों से टकरा रही है। हाँ, और बिजलियाँ बगैर किसी चीज़ को नुकसान पहुँचाए ज़मीन में समाती जा रही हैं। हम बच गए। प्रकृति की सृष्टि तो बिजली से बच गई थी, लेकिन खुद प्रकृति नहीं बच पाई थी। यह आपको क्या हो रहा है? मैं प्रकृति की बिजलियों को संभाल नहीं पा रही हूँ। न जाने क्यों ये बिजलियाँ मुझे शौक दे रही हैं। कुछ ऐसा है जिसको मैं समझ नहीं पा रही हूँ। प्रकृति की शक्तियाँ एकाएक बहुत तीव्र हो गई हैं। जो काम करने में मुझे लाखों वर्ष लगे, उनको ये कुछ ही पलों में कैसे कर ले रहा है। मैं तो जीवों को धीरे धीरे उन्नत कर पाई थी, परंतु प्रकृति तो पलक झपकते ही ऐसे प्राणियों को पैदा कर ले रहा है जो पृथ्वी की रासायनिक संरचना को तेजी से बदलने की क्षमता रखते हों। ये बाद में सोचिएगा, पहले इन बिजलियों को रोकिए, वरना बचाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। प्रकृति की हर शक्ति मुझे कमज़ोर करती जा रही है। मुझे भ्रमित कर दिया प्रकृति ने। शक्तियाँ तो अभी भी मेरे पास हैं, लेकिन मैं निर्णय नहीं ले पा रही कि इनका प्रयोग कैसे करूँ, किस शक्ति का प्रयोग करूँ इन पर, मैं इन बिजलियों को रोकने के लिए।
एक रास्ता है, आप सृष्टि रचते जरूर हैं, लेकिन आपकी सृष्टि रचने के लिए कुछ नियम है, विज्ञान के नियम, प्रकाश, ध्वनि, विद्युत, गुरुत्वाकर्षण, तत्वों के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया के नियम। तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है, बिल्कुल ठीक सोचा है तुमने, लेकिन विज्ञान के नियम हमको रास्ता कैसे दिखाएंगे? बादलों की बिजलियाँ पृथ्वी पर आकर्षण के कारण गिरती हैं, क्योंकि पृथ्वी और बादलों में विपरीत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं। अगर पृथ्वी और बादलों में एक ही प्रकार का आवेश हो तो बादलों और पृथ्वी के बीच का आकर्षण पृथ्वी प्रतिकर्षण में बदल जाएगा और बिजलियाँ बादलों में ही रह जाएंगी। ऐसा ही करना चाहिए। मैं पृथ्वी का इलेक्ट्रिक चार्ज बदल देती हूँ। उम्मीद करो कि प्रकृति हमारी चाल को समझ ना पाए। ये क्या, बिजलियाँ पृथ्वी पर क्यों गिर क्यों नहीं रहीं? पृथ्वी पर आवेश बदलते ही बिजलियाँ बादलों में ही सिमट कर रह गईं और बिजलियों के लगातार बढ़ते चार्ज को प्रकाश संभाल नहीं पाया और बादल एक गड़गड़ा के साथ फट गए। गड़र। कहो प्रकाश कैसी रही? चाल तो अच्छी थी बहना, तेरी सोच की मैं दाद देता हूँ, लेकिन तू फिर भी हार गई, क्योंकि मेरा काम तो लगभग पूरा हो चुका है। अब वातावरण में लोहे के कण इतने जमा हो चुके हैं कि मैं उनके बादल बनाकर महानगर पर बूंद लोहे की बूंदें बरसा सकता हूँ। बस यूँ समझ लो, महानगर पर लाखों लाख गोलियाँ एक साथ दगेंगी। ना इंसान बचेंगे, ना पशु पक्षी, और ना ही तेरी मिट्टी से बनी इमारतें। कड़ाक। ओहो, तो इसलिए प्रकृति ने बिजलियों से लोहे का भाप बनाकर उनको हवा में उड़ाया था। कुछ करिए प्रकृति, वरना प्रकृति का यह वार कुछ ही मिनटों में महानगर को धूल में मिला देगा और ज़मीनों को लाशों से भर देगा। महानगर पर खतरे के बादल मंडरा रहे थे, लेकिन महानगर का रक्षक इस वक्त पूरे विश्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहा था। मेरे विष का कोई भी वार इस पर बेअसर होगा, क्योंकि अब मेरा शरीर भी इसके विष में मिलता जुलता विष ही पैदा कर रहा है। सबसे पहले इस बढ़ते हुए विष के सागर को रोकना होगा। जैसे पत्तियां हवा से CO2 खींचकर ऑक्सीजन छोड़ती हैं, वैसे ही इसकी भुजाएं पानी को अपने अंदर खींचकर विष उगल रही हैं। अगर इसकी भुजाओं को उखाड़कर विष का उत्पादन रोका जा सकता है। अरे, इसकी भुजा को तो हाथ लगाते ही इसने भुजा ने मुझे ही लपेट लिया। इसका शिकंजा मेरी हड्डियों को तोड़ दे रहा है। अब ये पानी में मुझे ऐसी कोई जगह नहीं मिल रही जिसमें पैर टिका सकूं और मैं इस भुजा को उखाड़ने लायक ताकत लगा सकूं। पैर टिकाने की कोई जगह ढूंढनी होगी। ओहो, पैर टिकाने की जगह तो नज़र आ गई है। अब मुझे बस उसके पास तक पहुंचना है। नागराज का शरीर गोल गोल घूमकर भुजा को अपनी ऊपर लपेटता चला गया और जल्दी ही नागराज को पैर टिकाने लायक जगह मिल गई। यह है पैर टिकाने की एकमात्र जगह, विषकुंभी का सिर। नागराज ने पैर अड़ाकर पूरी शक्ति लगाई और विषकुंभी की वह भुजा उसके सिर से अलग हो गई। आहा, एक भुजा तो गई, अब इसकी दूसरी भुजा उखाड़ता हूँ। लेकिन अरे, ये भुजा तो अपने आप बढ़कर एक नई विषकुंभी को बना रही है। यानी ये जीव स्टार फिश की तरह किसी भी कटे हुए अंग से पूरा नया जीव बना सकते हैं। अब क्या करूँ? अब तो मैं इसकी भुजाएं भी नहीं उखाड़ सकता, वरना मुसीबत दुगनी से चौगुनी हो जाएगी। एक नया विषकुंभी पैदा होने से विष का सागर और तेजी से फैल रहा है। अब तो विष स्वर्णनगरी तक पहुँचने ही वाला है। अब क्या करूँ? कैसे ख़त्म करूँ इन विषकुंभियों को? ओह, शायद यह तरीका काम कर जाए। तुम्हारा इंतजार करने वाला ख्याल गलत निकला धनंजय। अब तो एक प्राणी द्विगुणित हो गया और दूसरा प्राणी हमारी तरफ आ रहा है। अब तो अपने बचाव के लिए हमको हमला करना ही पड़ेगा, लेकिन पहले इस प्राणी को ख़त्म करते हैं जो हमारी तरफ आ रहा है। बस इसको विष के सागर से बाहर आ जाने दो। विष के सागर से बाहर आते ही नागराज पर हमला शुरू हो गया। आहा, पानी में मैं सांस नहीं लूँगा, क्योंकि ऐसा करते ही पानी विष बन जाएगा और विष का सागर बढ़ता जाएगा। अपना दम घुटने से पहले ही मुझको अपना काम पूरा कर लेना है। लेकिन मैं कैसे पूरा करूं अपना काम? स्वर्णनगरी के योद्धा तो मुझे अपने तक पहुंचने नहीं दे रहे। शायद इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग करके मैं इन तक पहुंच सकूं। ये गायब होकर बच रहा है। गायब कैसे हो गया? हमारे सेंसर इसको अदृश्य रूप में भी ढूंढ लेंगे। आहा, मैं इन पर नाग शक्तियों का प्रयोग करने का खतरा मोल नहीं ले सकता, क्योंकि अगर मेरा स्वरूप बदला तो मेरी नाग शक्तियों का स्वरूप भी बदल गया होगा। न जाने कौन सी नाग शक्ति क्या असर करे। कोई और रास्ता सोचना होगा। आहा, नागराज सोचता ही रह गया। वह किरण उसको चीरती चली गई। ये तो ख़त्म हो गया धनंजय। अब अगर इसके हमारे हथियार ने असर किया है तो वह इन दोनों प्राणियों पर हमारे वारों का असर जरूर होगा। अपने आप को फोर्स फील्ड के कवच से ढककर विष के सागर में प्रवेश करते हैं। एक प्राणी से तुमने पढ़ना, दूसरे से मैंने पढ़ता हूँ। लेकिन विषकुंभियों के पास पहुँचते ही उन दोनों पर भी वही हाल हुआ जो नागराज का हुआ था। हाँ, हमारे हथियार तो ऊर्जा कवच में सुरक्षित हैं, लेकिन हमारे वार विष के संपर्क में आते ही नष्ट होते जा रहे हैं। हमारे ऊर्जा कवच को भी ये विष धीरे धीरे नष्ट कर देगा। हम इसकी पकड़ से छूट नहीं पा रहे। स्वर्णनगरी के साथ साथ महानगर में भी तबाही बरस रही थी।
हाँ हाँ, इस सृष्टि का सबसे बुद्धिमान प्राणी है मानव है, जो मेरा रास्ता रोकने की क्षमता रखता है। जब सारे मानव नष्ट होंगे तो मैं बगैर किसी विघ्न के नई सृष्टि की रचना कर सकूँगा। अब इन लोहे के बादलों को मुझे पूरी धरती के ऊपर फैला देना है। कुछ करिए प्रकृति, प्रकृति तो और शक्तिशाली होता जा रहा है। ऐसे तो पृथ्वी पर प्रलय ला देगा। मैं क्या करूं ध्रुव, जल के प्रदूषण ने मुझको पहले से ही कमज़ोर कर रखा है। अब वायु के प्रदूषण से पहले मेरी रही सही शक्ति भी खींच ली है। अगर नागराज जल का प्रदूषण दूर करने में सफल हो जाता है तो कम से कम मेरी आधी शक्ति वापस आ जाती है। उफ, तब तक तो मुझे कोई रास्ता सोचना होगा। लोहा अपने कड़ेपन के कारण इतना नुकसान पहुंचा पा रहा है। अगर इसके कड़ेपन को हम किसी तरह से ख़त्म कर सकें तो यस, एक तरीका है, लेकिन वह सिर्फ आप कर सकती हैं। सुनिए। ध्रुव ने प्रकृति को अपनी पूरी योजना सुना दी। पता नहीं मैं काम कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगी। पर पहले मुझे बादलों के पास पहुंचना होगा। शक्ति क्षीण होने के कारण मैं इतनी दूर से ये काम शायद न कर पाऊँ। वैसे तो मैं अपने आप को पूरी पृथ्वी पर कहीं पहुंच सकती हूँ, लेकिन प्रदूषण मुझको ऐसा करने से रोक रहा है। ओह, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो लोहे की बारिश से बचते हुए बादलों तक जा सके। ओह यस, हमारे पास की ऐसे साधन नहीं है, लेकिन किसी और के पास हैं। मैं अभी उससे संपर्क करता हूँ। दूसरी तरफ विश्व के सागर में ऊर्जा कवच गल रहा है। अब हमारी मृत्यु निश्चित है और हमारे बाद पूरी स्वर्ण नगरी भी इस विश्व में घुल जाएगी। ऊर्जा कवच लगभग नष्ट हो चुका है, लेकिन तभी दोनों के कसे शिकंजे खुल गए और फिर उसके ऊपर अनगिनत सर्पों की परतें लपट गईं। ओ, इन सर्पों का पर विष का सागर असर नहीं हुआ और अब इनकी परत हमारे विष के असर से बचा रही है। और ये सर्प वह प्राणी छोड़ रहा है, यानी ये मरा नहीं था और अब तक ये हमको विष के सागर से बाहर खींचकर हमको पानी में पहुंचा रहा है। हाँ, मैंने मरने का सिर्फ नाटक किया था ताकि मैं इन लोगों के पास पहुंचकर इनके ऑक्सीजन टैंक हासिल कर सकूं। इस जीव से लड़ते समय मुझे यह ख्याल आया कि अगर ऑक्सीजन पर जिंदा रहने वाले के लिए विष घातक है तो फिर विष उगलने वालों के लिए यह ऑक्सीजन घातक हो सकती है। नागराज ने ऑक्सीजन टैंकों के सर्प कवच में सुरक्षित कर लिया और धनंजय अब तक सारी स्थिति समझ चुका था। सांप छोड़ने वाला तो एक ही शख्स है, विरल नागराज, यानी ये नागराज है। इसका रूप बदला होने के कारण हम इसको पहचान नहीं पा रहे थे। अब मैं इसको पहचान रहा हूँ। अरे अरे, धरती से संदेश आ रहा है। धरती से सिर्फ ध्रुव ही मुझको संदेश भेजता है, और वह भी केवल मुसीबत के वक्त। मुझे ध्रुव के पास जाना होगा। तुम यहाँ पर रुककर अगर ज़रूरत पड़े तो नागराज की मदद करना, क्योंकि इस प्राणी को अगर कोई नष्ट कर सकता है तो सिर्फ नागराज, और कोई नहीं। द्वार के जरिए धनंजय तुरंत ध्रुव के पास पहुँच गया। ओह, यहाँ पर भी बड़ी मुसीबत आई है, और समुद्र में भी। ये क्या हो रहा है ध्रुव? ये दोनों ही एक ही शख्स के काम है धनंजय, और इसको हराने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। अपने द्वार की मदद से हमको लोहे के बादलों के पार पहुंचा दो। अभी लो ध्रुव। द्वार से बादलों के पार पहुंचते ही प्रकृति ने अपना काम शुरू कर दिया। ये तो क्या कर रही है प्रकृति? लोहे और वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन का संयोग करके नया तत्व पैदा कर रही है। हाँ प्रकृति, और आम भाषा में इसको जंग लगना कहते हैं, जो वास्तव में लोहे का ऑक्सीकरण होता है। और जंग इतना भुरभुरा होता है कि मेरी हवा का एक ही तेज झोंका इन बादलों को कड़कड़ बनाकर उड़ा देगा। ऐसा नहीं होगा। मैं लोहे और वायु की प्रतिक्रिया को रोक दूंगा, लोहे की जंग नहीं बनने दूंगा। ओह, प्रकृति की शक्ति मुझ पर भारी पड़ रही है। मैं इसका मुकाबला कुछ पलों से ज़्यादा नहीं कर पाऊंगी। हिम्मत मत हारिए प्रकृति। अगर ये लड़ाई हार गए तो फिर पूरा युद्ध हार जाएंगे। प्रकृति आपकी सृष्टि को धूल में मिला देगा। प्रकृति की शक्ति वापस आने की अब सिर्फ एक ही सूरत बची थी, और वह थी नागराज की जीत। नागराज ने एक साथ दोनों ऑक्सीजन टैंकों को विषकुंभी के खुले मुंह में घुसा दिया, और इसका असर लगभग तुरंत सामने आया। विषकुंभी तड़प रहे हैं, यानी ऑक्सीजन सचमुच इसके लिए जहर का काम कर रही है, और ऑक्सीजन के असर को काटने के लिए दोनों सागर में फैले विष को फिर से अपने अंदर समेट रहे हैं। इसका प्रत्यक्ष परिणाम है फिर से सामान्य होता मेरा शरीर। ये तो सचमुच नागराज है। हमने इसको पहचानने में वाकई गलती करी है। हमको स्वर्ण नगरी पर मंडरा रहे खतरे को ख़त्म कर दिया, लेकिन ये पानी में सांस कैसे ले पा रहा है? खैर, फिलहाल तो इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। विषकुंभी विष को खींच रहा है, लेकिन विष में कोई मदद नहीं कर पा रहा। दोनों के आकार सिकुड़ते जा रहे हैं, और इसके विष खींचने के कारण विष का सागर भी आकार छोटा होता जा रहा है। नागराज, तुमको धन्यवाद देने के साथ साथ हम तुमसे क्षमा भी मांगते हैं, क्योंकि ना तो हम तुमको पहचान पाए और ना ही तुम्हारे नेक इरादों को। मैंने क्षमा और धन्यवाद दोनों स्वीकार किए, लेकिन तुम्हारा वह दूसरा साथी कहाँ गया? दूसरा साथी है धनंजय। उसके बाद ध्रुव का संदेश आया था। संदेश आती हुए द्वार के जरिए ध्रुव के पास चला गया। ओह, यानी वहाँ पर भी कोई मुसीबत टूट रही है। मुझे तुरंत वहाँ पर पहुँचना होगा। महानगर पर छाए लोहे के बादलों के ऊपर ये क्या हो रहा है? लोहा में जंग लगना कैसे बदल रहा है? तेरी रासायनिक
प्रक्रिया को तो मैं रोक दिया था प्रकृति, अब नहीं प्रकट, मेरी शक्तियाँ वापस आ रही हैं, परंतु कैसे? मैं तुमको वहाँ पर लेकर चलता हूँ मेरे साथ। शायद इसलिए क्योंकि आपके द्वारा फैलाया गया विष का सागर नष्ट हो गया है मामा, और साथ ही आपकी सृष्टि की एक रचना विश्वकुंभी भी। तू विश्वकुंभी को मार कर आ गया, पर मैं तेरा मामा कैसे बन गया? सिर्फ हमारे नहीं, आप तो पूरे जगत के मामा हैं, प्रकट मामा, और प्रकृति हमारी माँ है और आप उसके भाई। बस बहुत हो गया मजाक, तुमने अपने आप को खतरे से बाहर समझकर निश्चित हो रहे हो, लेकिन प्रकृति की शक्तियाँ अभी ना तुमने पूरी तरह से जानी है और ना प्रकृति ने। इसलिए अब प्रकृति तुम्हारी चीखों को हमेशा के लिए बंद होने के लिए तुमको वह दृश्य दिखाएगा जिसके बारे में तुमने सिर्फ किताबों में पढ़ा है या फिर रेखा चित्रों में देखा है। प्रलय का दृश्य। प्रकृति कहाँ जा रहा है? शायद हिमालय की पर्वत श्रृंखला की तरफ, क्योंकि वह दुनिया का सबसे ऊंचा स्थान है और वहीं से पूरी पृथ्वी की संरचना पर हमला कर सकता है। हमको भी वहाँ पर जाना चाहिए। हम जरूर चलेंगे नागराज, पर घबराओ नहीं, अब मेरी शक्तियाँ पूरी तरह से वापस आ चुकी हैं। अब मैं प्रकृति को तत्वों की संरचना बदलने नहीं दूंगी। लेकिन प्रकृति ने अपनी चाल बदल दी थी। वह प्रकृति की सृष्टि को नष्ट करने के लिए प्रकृति द्वारा बनाए गए तत्वों को बदलने की बजाय उसको अपना ही हथियार बनाने जा रहा था। धूमकेतु, मंथक, लावाला, आओ, आदेश करें। इस बार तुम्हारा काम किसी सृष्टि की रचना करना नहीं, बल्कि इस सृष्टि का विध्वंस करना है। प्रकृति भी सबके साथ हिमालय की ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी थी। हे ईश्वर, ये कैसे हो सकता है? प्रकृति ने सृष्टि की ताकतों को साकार रूप दे दिया है, कुछ वैसा ही जैसा तुम बेजान धातु के चलते फिरते यांत्रिक रोबोटों में बदल देते हो। ऐसा कर सकने की शक्ति तो मेरे पास भी नहीं है। और अब प्रकृति उनको प्रलय फैलाने के लिए भेज रहा है। प्रकृति ने चालाकी से काम किया है। वह मेरे द्वारा बनाए गए तत्वों की संरचना को बदल नहीं रहा, बल्कि उनकी मदद से ही मेरी सृष्टि को नष्ट करने की योजना बना रहा है। तीनों शक्तियों ने अपने अपने क्षेत्र को में अपना काम करना शुरू कर दिया। मंथक ने समुद्र के क्षेत्र को दूध की तरह मथना शुरू कर दिया और सभी महासागर एक अत्यंत विशाल भंवर में तब्दील हो गए। ये विशाल भंवरें समुद्र जीवन को नष्ट करने के साथ साथ जमीनों के तटों को भी तोड़ रही थी। लेकिन यह अकेली मुसीबत नहीं थी। लावाला की ऊष्मा पर्वतों और ध्रुवों पर मौजूद बर्फ को पिघलाकर समुद्री जल के स्तर को बढ़ा रही थी। समुद्री तट से लगे शहर तेजी से पानी भरा शमशान बनते जा रहे थे। अगर कुछ सुरक्षित था तो सिर्फ ऊंचे ज़मीनी क्षेत्र, या शायद अब वे भी सुरक्षित नहीं थे। धूमकेतु के वारों ने थल को भी छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना शुरू कर दिया था। प्रलय आ चुकी थी और पूरी पृथ्वी नष्ट हो रही है। प्रकृति और उसके साथ साथ उसका जीवन भी। कुछ करिए प्रकृति जल्दी। मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इनकी गति को धीमा कर पा रही हूँ, इनको रोक नहीं पा रही। प्रकृति ने इनको जीवित रूप देकर इनकी शक्तियों को बढ़ा दिया है। लावाला के असर को खत्म करने के लिए मैं शायद कुछ मदद कर सकता हूँ। शीतनाग कुमार, तुम्हारी प्रजाति के सर्पों के संयुक्त प्रयासों से पिघलती बर्फ फिर से जम सकती है और समुद्र का स्तर बढ़ाना रुक सकता है। धनंजय के द्वार तुम्हारे साथी सर्पों को सही स्थान पर पहुँचा देंगे और शीतनाग को सही स्थान पर पहुँचाने के बाद हम स्वर्ण मानव मंथक को रोकने की कोशिश करेंगे। तब तो मुझे राहत मिल जाएगी। मैं धूमकेतु पर अपना ध्यान केंद्रित करके उसकी शक्ति को नष्ट कर सकती हूँ। फिर मैं एक एक करके लावाला और मंथक को भी काबू कर लूँगी। तुम लोगों को सिर्फ कुछ देर के लिए लावाला और मंथक के असर को कम करते रहना होगा। योजना पर तुरंत अमल शुरू हो गया। शीतनागों की टोली बर्फीले स्थानों पर पहुंचकर फिर से उसको जमाने लगी। अरे, ये बर्फ़ को फिर से जमा रहे हैं, पहले इनको नष्ट करना होगा। लावाला बर्फ़ को पिघलाने की बजाय शीतनागों से निपटने में व्यस्त हो गया। उधर समुद्र के ऊपर स्वर्णनगरी वासी मंथक को रोकने की योजना बना रहे थे। बवंडर पैदा करने के लिए वायु का होना ज़रूरी है। अगर हम इस अपने यंत्रों से मद से वैक्यूम पैदा कर सकते हैं तो मंथक को बवंडर पैदा करने के लिए वायु मिलेगी ही नहीं। योजना उत्तम है, काम शुरू करो। हम जैसे जैसे यंत्रों द्वारा हवा खींचने को बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे मंथक भी अपनी शक्ति को बढ़ाता जा रहा है। हमारी शक्ति की तो एक सीमा है, पर इसकी शक्ति तो असीमित लगती है। हम इसको रोक नहीं पाएंगे। शीतनाग भी कुछ खास असर नहीं कर पा रहे थे। आश्चर्य है, ये अपने शरीर के तापमान को बढ़ाता ही जा रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे इसके शरीर में सैकड़ों सूर्य समाये हैं। इधर हम बर्फ़ जमाते हैं, उधर दुगनी बर्फ़ पिघल जाती है। पृथ्वी के जीव तो असफल हो रहे थे, खुद प्रकृति भी धूमकेतु को रोकने में सफल नहीं हो पा रही थी। इसका वेग तो आश्चर्यजनक है। धड़ाक।
मैं धूमकेतु को रोकने में अपनी पूरी शक्ति लगा रही हूँ, फिर भी धूमकेतु को रुक क्यों नहीं रहा है। उफ, हम अपने आप को कितना असहाय महसूस कर रहे हैं। पृथ्वी हमारे सामने नष्ट हो रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। प्रकृति में ऐसा कुछ है जो उसको प्रकृति से ज़्यादा शक्तिशाली बना रहा है, पर क्या है वह क्या है? समझ गया नागराज। आओ, तुमने मुझे पृथ्वी को बचाने का रास्ता दिखा दिया नागराज। वह भी हिमालय की ऊंचाई जैसी वीरान जगह पर। प्रकृति का असली हमला उसी के बाद शुरू हुआ था। तुम्हारा मतलब है कि वह उल्का नहीं थी, कुछ और था? हाँ नागराज, कुछ ऐसा जो प्रकृति को, शरीर को यानी पृथ्वी को बदलने के लिए मदद दे रहा था। वह रही घाटी। कूदो पानी के अंदर। मैंने कौन सा रास्ता दिखाया? प्रकृति का पहला हमला याद करो। पानी से भरी घाटी में उल्का गिरना। भला प्रकृति जैसी शक्ति छोटी सी उल्का का मामूली हमला क्यों करेगी? काम आसान नहीं था क्योंकि पानी बहुत ठंडा था, गहराई बहुत ज़्यादा और समय बहुत कम। उल्का तो कहीं नज़र नहीं आ रही, लेकिन यहाँ की चट्टान में एक छेद ज़रूर बना हुआ है। यानी उल्का इस चट्टान में की तरह छेद करते हुए समा गई और इसके अंदर जा सकने का कोई रास्ता नहीं है। सर्परस्सी का प्रयोग मैं भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे सर्प इस ठंड को सह नहीं सकते। शीतनाग मेरे शरीर के अंदर फिलहाल नहीं है। तो फिर इन चट्टानों को धसक सर्पों की मदद से उड़ाओ नागराज। धसक सर्प चट्टानों की दरारों के अंदर डायनामाइटों की छड़ों की तरह फिट होते चले गए और फिर एक धमाके के साथ घाटी की दीवार में एक छेद हो गया और पानी बाहर निकल गया। प्रणाम। देखते ही देखते घाटी पानी से खाली हो चुकी थी। अब तुम्हारी सरपरस्ती उल्का को निकाल सकती है नागराज। मैं वही कर रहा हूँ ध्रुव। और फिर देखिए प्रकृति, यह है प्रकृति की आश्चर्य शक्ति का रहस्य। ये तो कोई यंत्र है। हाँ, ये मेरे द्वारा विकसित किया गया यंत्र है। ये मुझको तीव्र विकास करने की शक्ति देता है, पर इसको मेरे अलावा और कोई नष्ट नहीं कर सकता, प्रकृति भी नहीं। आप यानी आपकी शक्ति इसको नष्ट कर सकती है? तो फिर ऐसा ही होगा। नागराज का हाथ घुमा और सर्परस्ती ने उल्का यंत्र को हवा में उछालकर उड़ते हुए लावाला के रास्ते में पहुंचा दिया और उल्का यंत्र के पर कच्चे उड़ गए। ओहो, लावाला की ज्वाला ने यंत्र को नष्ट कर दिया क्योंकि यह मेरी शक्ति था। लावाला नष्ट हो गया। अब मेरा धूमकेतु और मंथक पर भी नियंत्रण नहीं रहेगा और वे भी अपने आप नष्ट हो जाएंगे। मैं भी तुमको मान गया बहन, प्रकृति और तुम्हारी सृष्टि मानव को भी। मैं तो इसलिए मानवों की सृष्टि को नष्ट करना चाहता था क्योंकि वे तुमको नुकसान पहुंचा रहे थे, पर तुम्हारी ममता के आगे मेरी सारी शक्तियां हार गईं। तुमने उनका ही साथ दिया जो तुमको ही नुकसान पहुंचा रहे थे। अपने बच्चों से कोई नाराज़ नहीं होता प्रकृति। वैसे भी मेरे ख्याल से ही अपना सबक सीख चुके हैं। हाँ, हम अपनी गलतियों से सीख लेंगे और हम इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि प्रकृति माँ को अब कभी कोई नुकसान न पहुँचे। मैं इस वादे पर नज़र रखूँगा और अगर वादा टूटा तो फिर वापस आऊँगा। ये वादा रहा। समाप्त। तो दोस्तों, संहार कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है और प्रकृति और प्रकृति वापस आए हैं सर्वनायक सीरीज़ में और उनकी बेटी भी आई है जो प्रकृति की पुत्री। अब आगे क्या करेंगे सर्वनायक सीरीज़ में वो तो वहीं पता चलेगा, लेकिन ये कॉमिक्स यहाँ पे समाप्त होती है। ये संहार कॉमिक्स आपको कैसी लगी हमें बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, क्योंकि यही हमारा मोटिवेशन है। और मिलते हैं आपसे आगे फिर किसी और कॉमिक्स में। देखते रहिए कॉमिक्स माई लाइफ चैनल।